नमस्कार दोस्तों, हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग अभी कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हम लोग जितने सारे कार्बन यौगिक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो उनका नामकरण कैसे होता है? क्या है उनके नामकरण की विधि? इसके बारे में हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है, वो हमें जानना होगा कि कार्बन का जो नामकरण कार्बन के जो यौगिक हैं उनका नामकरण उनमें उपस्थित कार्बन के आधार पे किया जाता है। अब सबसे उसके बाद उसमें क्या प्रकार्यात्मक समूह है, उसके हिसाब से हम उसमें पूर्वलगन, उपसर्ग जिसे बोल सकते हैं, अनुलगन या प्रत्यय के द्वारा उस नाम को संशोधित करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो कार्बन कार्बन का जो ना कार्बन की संख्या कितनी है किसी श्रृंखला में, उसके हिसाब से उसका नामकरण करेंगे। उसके बाद उसमें क्या प्रकार्यात्मक समूह है, उसके हिसाब से उसमें पूर्वलगन यानी उपसर्ग या अनुलगन अनुलगन अनु सॉरी पूर्व पूर्वलगन, उपसर्ग या अनुलगन प्रत्यय के द्वारा उसका नाम को हम संशोधित करेंगे। अभी है हम जानते हैं कि कार्बन दो तरह के यौगिक बनाता है। इसमें एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोनों में अलग-अलग तरीका है नामकरण का। हम इसको एक-एक करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो असंतृप्त कार्बन श्रृंखला है, उस कार्बन श्रृंखला में अंतिम में जो एन की जगह यानी कि जो संतृप्त कार्बन श्रृंखला है उसके आखिरी में एन होता है, उसकी जगह ईन जो द्वि आबंध बनाता है और आइन से प्रतिस्थापित करते हैं जो त्रि आबंध बनाता है। हम इसको उदाहरण से समझेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले किसी भी कार्बन के नामकरण के लिए जो हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है नामकरण के लिए, वो क्या है? तो वो है कि अलग-अलग कार्बन की संख्या के लिए अलग-अलग उपसर्ग या पूर्वलगन होते हैं। जैसे कि अगर कार्बन की संख्या 1 है, तो उसके लिए जो उपसर्ग का उपयोग होगा वो होगा मिथ। उसी तरह एन अगर 2 है, तो उसके लिए जो उपसर्ग का उपयोग होगा वो है इथ। एन अगर 3 है, तो उसके लिए जो उपसर्ग यूज होगा प्रोप। एन 4 है तो ब्यूट, एन 5 है तो पेंट, एन 6 है तो हेक्स, एन 7 है यानी कि कार्बन की संख्या जहाँ पे एन कार्बन की संख्या है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मिथ होगा, 2 है तो ईथ होगा, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है और डेक है। ठीक है? अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि एल्केन, जो एल्केन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अगर इसमें हम एक कार्बन रखेंगे तो ये क्या बनेगा? CH4 n के जगह पे 1 रखेंगे। एक कार्बन कहने का मतलब n के जगह पे 1 रखेंगे तो जो बनेगा वो होगा CH4। तो जो प्रत्यय होगा एल्केन के केस में जो प्रत्यय होगा वो होगा ANE। ANE यानी ANE प्रत्यय जो उपसर्ग है उसमें हम या जो रूट वर्ड है इसको हम लोग रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। जो मूल शब्द है वो हमारा मिथ है। एक कार्बन के लिए हमारा मूल शब्द है मिथ, दो कार्बन के लिए ईथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नोन है, डेक है। ठीक है? तो इसमें जो प्रत्यय है जब अल्केन होगा, अल्केन बोलने का कहने का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंधन होगा। श्रृंखला में कहीं पे भी कार्बन और कार्बन के बीच का जो बंधन होगा उसमें एक बंधन होगा, एकल बंधन होगा। यानी कि कार्बन कार्बन एक बंधन से जुड़ा होगा, इसको हम लोग अल्केन कहते हैं। तो जो पहला कार्बन है उसके लिए तो जो पहला कार्बन है उसके लिए मीथ हमारा रूट वर्ड है, मीथ। ठीक है? एक कार्बन के लिए मीथ रूट वर्ड है। अब जब अल्केन है तो उसमें हम लोग ANE जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मीथेन।
ठीक है। उसी तरह अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए रूट वर्ड है, यानी कि जो मुख्य शब्द है जिसको हम लोग पूर्व लगन या कहीं-कहीं पे इसको हम लोग रूट वर्ड्स भी बोलते हैं, यानी मुख्य शब्द। इसमें अगर हम ANE जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा इथेन। ठीक है? 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड मेरा क्या है? ईथ है। अब उसमें हम लोग एल्केन की जब हम लोग एल्केन का नामकरण करेंगे, तो एल्केन में हम लोग जो कार्बन की संख्या के हिसाब से इस इन शब्दों का चयन करेंगे। कार्बन की संख्या के हिसाब से इन शब्दों का हम लोग चयन कर लेंगे और उसके बाद अगर अल्केन है, यानी समजातीय श्रेणी अल्केन का है, तो उसमें हम लोग कौन-सा शब्द जोड़ देंगे आखिरी में जो प्रत्यय के रूप में जोड़ेंगे, वो जोड़ देंगे ANE। तो उसी तरह बन जाएगा मिथ में ANE जोड़ेंगे तो मीथेन बन जाएगा, ईथ में ANE जोड़ेंगे इथेन बन जाएगा, हेक्स में ANE जोड़ेंगे तो हेक्सेन बन जाएगा, हेप्ट में ANE जोड़ेंगे तो हेप्टेन बन जाएगा, ऑक्ट में ANE जोड़ेंगे तो ऑक्टेन बन जाएगा, नॉन में ANE जोड़ेंगे तो नोनेन बन जाएगा, डेक में ANE जोड़ेंगे तो डेकेन बन जाएगा। ठीक है? तो हमें मूल शब्द याद रखना है कि अगर एन अलग-अलग एन के लिए जो मूल शब्द है जिसको रूट वर्ड भी बोलते हैं जैसे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, तो वो हमें याद रखना है और उसके बाद अगर एल्केन है तो उसमें हम एएनई जोड़ेंगे और जिससे उस एल्केन है तो उसके आखिरी में हम लोग जो प्रत्यय है उसमें एएनई लगाएंगे तो हमें जो सजातीय जो एल्केन की जो श्रेणी है उसका नामकरण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इस विधि से उसका नामकरण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं एल्कीन पे। तो हम लोग जानते हैं एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का अणुईय सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। अभी इसमें क्या करना है, जैसे कि एल्केन में हम लोग ANE जोड़ते थे, यहाँ पे हम लोग ENE जोड़ेंगे। यानी कि जो मूल शब्द है, इसको हम लोग रूट वर्ड्स भी बोलते हैं, यानी ये जो मूल शब्द है, जो कार्बन के हिसाब से दिया गया है, रूट वर्ड या मूल शब्द है हमारा, मूल शब्द है, इसमें हम लोग ये उपसर्ग ये जो मूल शब्द है, उसके हिसाब से मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक है। अब जब एल्कीन होगा तो उसके आखिरी में मूल शब्द में हम लोग ENE जोड़ देंगे। तो मिथीन नहीं हो सकता है क्योंकि एल्कीन का क्या नियम है? एल्कीन में कार्बन-कार्बन के बीच में एक द्विआबंध होना चाहिए। कम से कम एल्कीन तभी बनेगा जब कार्बन-कार्बन के बीच में एक द्विआबंध होना चाहिए। यानी 2 कार्बन के बीच में एक द्विआबंध होना चाहिए। तो चूंकि मिथ एक कार्बन के लिए है और यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे एक ही कार्बन है, लेकिन एल्कीन के लिए क्या है? किसी भी कम से कम एक द्विआबंध होना चाहिए कार्बन-कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे जो सबसे कम कार्बन का ज़रूरत होगा, वो 2 होगा। इसलिए इस केस में मीथेन नहीं होगा। मीथेन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे कम से कम एल्कीन एल्कीन के यौगिक बनाने के लिए हमें 2 कार्बन की आवश्यकता है, 2 कार्बन की ज़रूरत है। क्योंकि कार्बन-कार्बन के बीच में डबल यानी कि द्विआबंध होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी एल्कीन बन पाएगा। अब हमारे पास मीथ है। अब इसमें अगर हम ENE जोड़ देंगे तो मीथेन हो जाएगा, लेकिन मीथेन करके कोई एल्केन का यौगिक नहीं होगा क्योंकि इसमें एक कार्बन है और एल्कीन के लिए जो कार्बन की संख्या n है वो 2 से प्रारंभ होगी, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। तो हम लोग आते हैं 2 के लिए, n जब 2 है तो ईथ है। अब इसमें इसके मूल शब्द में अगर ENE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। यानी कि एल्कीन के केस में हमें जो मूल शब्द है, जो हमारे कार्बन के हिसाब से जो नामक कार्बन के संख्या के हिसाब से जो हमारे पास शब्द है, उपसर्ग है, पूर्व लगन है, मूल शब्द है, उसमें हमें क्या करना है? ENE जोड़ना है। एल्कीन के केस में हमें ENE जोड़ना है। तो मीथ जोड़ेंगे, मीथ में ENE जोड़े मीथ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी मीथ नहीं होता है क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है। ठीक है? अब इथीन होगा, उसी तरह प्रोपीन हो जाएगा, उसी तरह हमारा ब्यूटीन हो जाएगा। ब्यूट में हम लोग ENE जोड़ देंगे, तो हमारा ब्यूटीन हो जाएगा। पेंट में ENE जोड़ देंगे तो पेंटीन हो जाएगा।
हेक्स में ई जोड़ देंगे तो हमारा हेक्सिन हो जाएगा। इसी तरह हेप्टीन है, ऑक्टीन है, नोनिन है, डेकीन है। ठीक है, तो एल्कीन का जो फॉर्मूला आणविक सूत्र है वो है CnH2n, और जहां n 2 होता है, अब n 2 होता है, मिनिमम 2 हो सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके कारण ही मीथेन इसमें नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी मीथेन नहीं होता है, लेकिन इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन होता है। और हमें मूल शब्द में एल्कीन के केस में आखिरी में ई जोड़ देना है, और उसी तरह से हम लोग उसका नामकरण एल्कीन के यौगिक का हम लोग नामकरण कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एल्काइन के लिए। तो एल्काइन के लिए क्या, एल्काइन कैसे, एल्काइन के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, H2n-2। अभी इसमें भी और एल्काइन कब बनेगा? जब कार्बन और कार्बन, दो कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिआबंध होना चाहिए। यानी जब दो कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिआबंध होगा, तब हमारा बनेगा एल्काइन। तो इसमें भी जो सबसे कम कार्बन की आवश्यकता है वो 2 है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध कब होगा? जब 2 कार्बन होगा या 2 से अधिक कार्बन होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध कब संभव है? कम से कम एक त्रिआबंध कब संभव है? जब 2 कार्बन होगा, कम से कम 2 कार्बन होगा, तभी एक त्रिआबंध संभव है कार्बन कार्बन के बीच में। इसलिए इसमें मिथ यानी एक कार्बन का कोई यौगिक नहीं बनेगा। अब जब एल्काइन होता है तो इसके जो मूल शब्द है उसमें हम लोग आइन जोड़ देते हैं, YNE जोड़ देते हैं, और इससे इसका नामकरण करते हैं। जैसे दो, जब कार्बन की संख्या 2 है तो ईथ है। अब ये एल्काइन ग्रुप है, एल्काइन का समूह है, एल्काइन यौगिक का समूह है, तो इसमें हम लोग YNE जोड़ देते हैं और उससे उसका नाम प्राप्त होता है। तो उसी तरह ये हो जाएगा इथाइन, ये हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन आपके इस कॉलम में दिया हुआ है, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। इसी तरह आप और अन्य का भी नामकरण कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि कार्बन, हमें याद रखना है कि जो कार्बन की संख्या कितनी होगी उसके लिए उपसर्ग, पूर्व लगन या मूल शब्द क्या होगा, हमें ये याद रखना है। अगर अगर वो अल्केन है तो आखिरी में एन जोड़ देना है, अगर अल्कीन है तो आखिरी में ई जोड़ देना है, और अल्काइन है तो आखिरी में YN जोड़ देना है। उस तरह से हम लोग उसका नामकरण करते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो नामकरण है वो स्पष्ट होगा, और इसी के आधार पे हम लोग आगे भी नामकरण को देखेंगे। कार्बन के यौगिक के नामकरण को हम लोग आगे भी इसी के आधार पे देखेंगे। अब आगे समझते हैं कि अभी तक तो हम लोग बिना प्रकार्यात्मक समूह के कार्बन यौगिक का नाम पद्धति देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे जिसमें प्रकार्यात्मक समूह जब लग जाता है किसी कार्बन के यौगिक में, तो उसकी नाम पद्धति कैसे करते हैं। तो जैसे ही प्रकार्यात्मक समूह लगेगा, प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसके पूर्व लगन अथवा अनुलगन के साथ यौगिक के नाम को दर्शाया जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें पूर्व लगन यानी उपसर्ग या प्रत्यय लगा के किसी भी कार्बन के यौगिक के नाम को दर्शाया जाता है। अब इसकी विधि क्या है, हम लोग पहले इस वाक्य को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नामकरण का तरीका क्या है। तो यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पे दिया जाता है, अनुलग्न यानी कि जो पीछे लगता है, प्रत्यय अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो, अगर कोई भी कार्बन समूह है, अगर उसका नाम अनुलग्न यानी कि जो उसके पीछे लग रहा है उसके आधार पे दिया जाना हो, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो शब्द के आखिरी में लगता है, तथा प्रकार्यात्मक समूह का अनुलग्न नाम और प्रकार्यात्मक समूह का अनुलग्न का जो नाम है यानी जो पीछे लग रहा है, वो
निम्न स्वर से स्थापित होगा, ए, ई, आई, ओ, यू से प्रारंभ हो, तो कार्बन के श्रृंखला के नाम से, तो कार्बन का जो श्रृंखला होगा उसके नाम के से अंत से ई हटा देंगे और उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित कर देते हैं। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास हम लोग क्या जानते हैं, 3 कार्बन के श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। अगर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। अब ये जो बिंदु है, जो तीसरी बिंदु है, वो हमें क्या समझाती है, यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना है, अगर प्रोपेन का नाम इसके बनने वाले अनुलग्न के आधार पर दिया जाएगा, इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर दिया जाएगा, तो जैसे कि प्रोपेनॉन है, हम लोग देखेंगे प्रोपेनॉन क्या होता है, या प्रोपेनॉन क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओन किसका प्रकार्यात्मक समूह को दर्शाता है, हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो ये प्रोपेन है। ठीक है, अब ये जो प्रकार्यात्मक समूह है, इसका जो शब्द है, वो किससे शुरू हो रहा है, ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी में से शुरू हो रहा है, तो ओ से शुरू हो रहा है। तो अगर ए, ई, आई, ओ, यू किसी से शुरू होगा, तो जो कार्बन की जो श्रृंखला है उसके आखिरी से हम लोग ई हटा देंगे और पूरा नाम लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा प्रोपेन और प्रोपेनॉन। इस तरह से हम लोग नामकरण करेंगे। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ब्यूटेन है हमारे पास। ब्यूटेन ब्यूटेन के बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, 4 कार्बन होगा, तो C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला हुआ। अगर इसमें अल्कोहल लगाते हैं, ठीक है, अल्कोहल, या हम इसके आगे स्लाइड से हम लोग पहले अन्य प्रकार्यात्मक समूह को देखते हैं, उसके बाद कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्यूटेन है, जो हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे, ब्यूटेन है। एल्कोहल के लिए जो अनुलग्न है वो OL है, अनुलग्न है ऑल है। ठीक है, तो हम लोग पहले ब्यूटेन को देख रहे हैं। यहाँ पे ब्यूटेन के बारे में बात कर रहे थे। ब्यूटेन में क्या होगा, ब्यूटेन है यहाँ पे 4 कार्बन के लिए जो श्रृंखला है, यानी कि CnH2n अल्केन के साथ जब अल्केन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन। अब इसमें अनुलग्न क्या लगना है, OL लगना है। ठीक है, अब अनुलग्न अगर अनुलग्न ए, ई, आई, ओ, यू किसी से स्टार्ट होगा, तो जो कार्बन की जो श्रृंखला है उसका हम लोग क्या करेंगे, ई हटा देंगे, यानी कार्बन की श्रृंखला से ई हटा देंगे और वो बन जाएगा ब्यूटेन, और उसमें जो भी प्रक्रियात्मक समूह का अनुलग्न है उसको पूरा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, इस बार उदाहरण लेते हैं हेप्टेन का। ठीक है, अभी हेप्टेन है। ठीक है, इसमें हमें इसका अल्कोहल ग्रुप बनाना है। ठीक है, अल्कोहल मतलब जो प्रकार्यात्मक समूह है अल्कोहल, हम लोग विस्तार से भी देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, ये प्रकार्यात्मक ग्रुप क्या है, OL से स्टार्ट हो रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है, OL है प्रकार्यात्मक समूह। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कार्बन है, कार्बन की जो कार्बन का जो यौगिक है उसके नाम में से ई हटा देंगे और जो प्रकारात्मक समूह का जो अनुलग्न है उसको पूरी तरह से लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा हेप्टेनॉल। अब ये ई कब हटाएंगे, जब कोई भी प्रकारात्मक समूह में ये जो प्रकार्यात्मक समूह है
उसका पहला अक्षर ए ई आई ओ यू होगा, ठीक है? ए ई आई ओ यू होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यही विधि का उपयोग करेंगे। कार्बन का जो यौगिक है, उसके नाम से हम लोग ई हटा देंगे और उसके जगह जो अनुलग्न है या अ, पु अनुलग्न है, उसको पूरी तरह से हम लोग रख देंगे और उसके बाद उसके नाम को हम लोग संशोधित कर देंगे। इस तरह से कार्बन के जो यौगिक हैं, जिनमें कार्बन के जो यौगिक है, जिनमें कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ता है, उसका नामकरण करते हैं। अब हम लोग कुछ प्रकार्यात्मक समूह को देखते हैं, उसके बाद फिर 1-2 उदाहरण देखेंगे और आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। अगर कार्बन के साथ हमारे पास हैलोजन मतलब है हैलोजन लगता है, हैलो जैसे क्लोरो, ब्रोमो, तो ये अनुलग्न में लगता है। यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है? जो भी इसको ये अनुलग्न में लगेगा। लेकिन अगर ये सॉरी, ये पूर्व लग्न में लगेगा, यानी उपसर्ग के रूप में लगेगा। प्रोपेन पूरा रहेगा और ब्रोमीन को हम लोग ब्रोमो बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे। अभी अल्कोहल है, अल्कोहल में अनुलग्न लगेगा ओएल, ठीक है? तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है प्रोपेनॉल, यानी कि प्रोपेन प्रोपेन शब्द है, प्रोपेन शब्द है, इसमें ओएल लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ओ है, यानी कि जो प्रकार्यात्मक समूह है ओ से शुरू हो रहा है, तो इसमें से ई को हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है? जैसा प्रोपेनॉल, जैसा कि पिछले स्लाइड में हम उदाहरण देख चुके हैं। उसी तरह अल्डिहाइड में एल है, अनुलग्न जो होगा वो हमारा एल है, तो यहाँ प्रोपेनल बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे प्रोपेन है, प्रोपेन से प्रोपेनल बना है, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे, इसका नामकरण करना है। अब हम लोग फिर से क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह का जो पहला अक्षर है, वो है ए, ई, आई, ओ, यू में से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की जो श्रृंखला है, उसके यौगिक के नाम से हम लोग क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई को हटा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपे प्रोपेनल बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा प्रोपेनल, ठीक है? यानी कि जो कार्बन की जो श्रृंखला है, उसके यौगिक का जो नाम है, उसमें से अगर हमें प्रकारात्मक समूह को के हिसाब से नामकरण करना है और प्रकार्यात्मक समूह का पहला शब्द ए, ई, आई, ओ, यू से प्रारंभ होगा, तो हम लोग कार्बन की श्रृंखला से ई हटा के उसमें जो प्रकारात्मक समूह का जो अनुलग्न है, उसको पूरी तरह से लिख देंगे और इस तरह से उसके नाम को हम लोग क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। ठीक है? अभी कीटोन की बात करते हैं। यहाँ अनुलग्न है ओ ओ एन ई, ओन, इसको हम लोग ओन पढ़ेंगे, वन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको ओन पढ़ेंगे। प्रोपेनोन, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन है, यहाँ पे प्रोपेन है। अब इसका जो अनुलग्न है क्या है, ओ एन ई है। अब अनुलग्न में क्या शब्द आ रहा है, ओ आ रहा है। चूंकि ओ आ रहा है, ए ई आई ओ यू में से, ए ई आई ओ यू में से अनुलग्न में से पहला अक्षर कोई भी आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के जो यौगिक है उसके नाम से ई हटा देंगे, तो ये जो हो जाएगा और उसके बाद अनुलग्न को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन बन जाएगा, ठीक है? उसी तरह कार्बोक्जिलिक अम्ल के लिए भी ये लागू होता है, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे भी ओ है, तो हम लोग ई को यहाँ से फिर से हटा देंगे और जो मिलेगा वो होगा प्रोपेनोइक एसिड। हम कर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, प्रोपेन 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 है, इसमें ओइक जोड़ना है,
अनुलग्न हमारा क्या है? ओइक, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड अनुलग्न हमारा ये है, ओइक एसिड। अब चूंकि ये ओ से प्रारंभ होता है, अनुलग्न का पहला शब्द है ओ से प्रारंभ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला से ई हटा देंगे, तो ये जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और एसिड को हम लोग हिंदी में अम्ल कहते हैं, तो प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड। एल्कीन का उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। एल्कीन में जो अनुलग्न होगा वो ईएनई होगा, और ईएनई ये एल्कीन कब बनता है, जब कम से कम दो कार्बन के बीच में एक द्विआबंध हो, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विआबंध होगा, तभी हमारा एल्कीन बनेगा। और कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिआबंध होगा, तो हमारा एल्काइन बनेगा। इस तरह से हम लोग कार्बन के यौगिकों का नामकरण करते हैं। यही कार्बन के यौगिकों की नाम पद्धति है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम लोग कार्बन के यौगिकों का नामकरण करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही है।